देखिए जैसा मैंने आपको पहले पढ़ाया था लास्ट क्लास में कि न्यूट्रिशन इन अमीबा यानी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बॉडी में फूड कैसे अंदर जाता है, डाइजेस्ट कैसे होता है, वो मैंने पढ़ाया था। अब हम मल्टी सेलुलर यानी ह्यूमन न्यूट्रिशन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो कुछ जनरल पॉइंट्स हैं, बहुत ही सिंपल हैं, ध्यान से सुनना। स्टेप बाय स्टेप हम सब कुछ पढ़ेंगे। इन इफ अगर कहा गया है कि इफ अ ह्यूमन एडल्ट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट या एलिमेंट्री कैनाल is stretched out, it would be 6 to 9 मीटर लॉन्ग। वो 6 से 9 मीटर लंबी हो जाएगी अगर हम इस चीज को ऐसे देखें। अब आप कहोगे सर हमारी बॉडी नहीं है इतनी लंबी, पर ये इतनी लंबी कैसे है? उसको कॉम्पैक्ट करके उसको परफेक्टली क्वाइल फॉर्म में अरेंज करके रखा गया है। तो वो मैं आपको आगे आने वाले क्लासेस में और समझाऊंगा। अब यहाँ पर क्या होता है, समरी है, बहुत ही ध्यान से सुनना। फूड इंटर्स the digestive system through the mouth and passes through the esophagus, stomach, small intestine, large intestine, rectum and anus। अभी तो सिर्फ ग्लिम्स दिया गया है, आगे इनके बारे में और समझाया जाएगा कि फूड कैसे पास होता है। अदर ऑर्गन सच एज लीवर फर्दर एड, उसमें डालेगा यानी कुछ ऐड करेगा उसमें वो, ताकि वो ब्रेक डाउन कर सके फूड का। एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट एंड एलिमिनेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड मटेरियल फ्रॉम द बॉडी। यहाँ पर जो आगे चल के इन्हीं ऑर्गन्स की ही बात चल रही है यहाँ पे, कि जैसे लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो अपना अपना काम करेंगे, यानी एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट होता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। ऐसा ये अभी यहाँ पर ये नहीं लिखा गया है कि कौन सा ऑर्गन क्या करता है, यहाँ पर ये लिखा गया है कि होता क्या क्या है हमारी बॉडी में। ब्रेक डाउन होता है फूड का, एब्जॉर्प्शन होता है न्यूट्रिशन का, और उसके बाद एलिमिनेशन होता है अनडाइजेस्टेड फूड का बॉडी से। ये जस्ट जनरल टॉपिक लिखा है। इसके बाद हम अगली टॉपिक की बात करेंगे, जो अब हम डिटेल से बात करेंगे। अब और मजा आएगी आपको, देखिएगा पूरा का पूरा टॉपिक एक साथ आपके सामने रख दिया गया है कि यहाँ पर आपको ये दिखाया जाएगा, एक ओवरव्यू है। ये डायग्राम आपको ड्रॉ नहीं करना है, ये डायग्राम सिर्फ आपको देखना है। हाँ, स्कूल में या ओलंपियाड एग्जाम में ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार जैसे कि ये करेंगे कि आपका जैसे ये टॉपिक को ब्लर कर दिया या ये नंबर हटा दिया यहाँ से और यहाँ नाम डाल दिया ए। अब आपसे बोला जाएगा कि इस ए और यहाँ लार्ज इंटेस्टाइन में कोई पार्ट को कर दिया जाएगा, यहाँ पे ऐसे हटा दिया जाएगा, या लार्ज इंटेस्टाइन को ही हटा देंगे, ऐसे ये हटा देंगे, लिख देंगे बी। और आपसे ऐसे बोलेंगे कि बताइए किस सीक्वेंस में फूड डाइजेस्ट होता है। मतलब जैसे आपसे अभी ये ए मैंने यहाँ लिखवा दिया और उसके बाद लिखा बी, अलग अलग पार्ट में अलग अलग पार्ट, जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन को लिख दिया हमने सी, और ईसोफेगस को लिख दिया हमने डी, और माउथ को लिख दिया हमने ए। तो अभी आपसे बोलेंगे इसको करेक्ट सीक्वेंस में लिख के दिखाओ, तो आप क्या करोगे, ए बी, मतलब अलग अलग। वो तो अभी मैंने रैंडमली कुछ भी लिख दिया, पर वो आप याद रखना इस बात को, ट्विस्ट करने के लिए नंबरिंग देंगे और फिर उसको आगे पीछे कर देंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डायग्राम को बहुत ध्यान से सुनना। माउथ से स्टार्ट होता है डाइजेशन। आई एम रिपीटिंग माई वर्ड, मेरी बात ध्यान रखिएगा। आप सब लिखने की बात को दिमाग से बाद में सोचिएगा, लेकिन सबसे जरूरी है समझना। समझने पे ध्यान दीजिए, समझ गए तो आप सब कुछ कर लेंगे, लिख भी लेंगे। समझिएगा, माउथ से डाइजेशन स्टार्ट होता है, नंबर 1 यहाँ से डाइजेशन स्टार्ट होता है। माउथ में क्या क्या पाया जाता है, जैसे होती है टंग, माउथ में पाए जाते हैं टीथ, माउथ में पाई जाती हैं सलाइवरी ग्लैंड्स। तो ये 3 चीजों के बारे में मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा कि ये क्या काम करते हैं। इसके बाद यहाँ पर मैं पढ़ाऊंगा आपको फेरेंक्स, वो भी मैं आगे पढ़ाऊंगा फेरेंक्स क्या है। उसके बाद एक और पार्ट पढ़ाऊंगा, इसके नीचे छोटा सा एक और पार्ट होता है, उसको बोलते हैं लैरिंग्स, और इन दोनों के बीच में एक और पार्ट होता है, उसको बोलते हैं एपिग्लॉटिस, वो यहाँ नहीं दिया गया है, वो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। उसके बाद आएगा ईसोफेगस, उसके बाद स्टमक, उसके बाद पैनक्रियास तो बाहर होता है, अंदर नहीं होता है, याद रखना। डाइजेस्टिव सिस्टम से कनेक्टेड है, पर वो किसी के अंदर नहीं होता है, उसमें फूड डाइजेस्ट नहीं होता है, उससे जूस निकल के आता है गॉल ब्लैडर से और पैनक्रियास से। जूस निकल के लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन में गिरेगा, तब जाके फूड डाइजेस्ट होगा वहां पे। तो ये आपको धीरे धीरे समझ में आएगा आगे आने वाली क्लास में। लार्ज इंटेस्टाइन का काम वो मैं बताऊंगा। लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट्स यहाँ पे जो दिखाए जा रहे हैं, कोलोन, रेक्टम, सीकम। स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट दिखाया जा रहा है, डुओडेनम, जेजुनम, इलियम, ये सब पार्ट। उसके बाद एनस, और यहाँ से हम आपको इसका एक एक पार्ट को आगे समझाऊंगा मैं, एक एक पार्ट को आगे बताऊंगा मैं। यहाँ तक जो भी आपको क्यूरियोसिटी होगी
उससे आप सॉल्व हो जाएगी आपको जैसे ही मैं आगे पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। तो ये तो था आपका डायग्राम का पार्ट। देखिए अब अगला टॉपिक जो है हमारा फर्स्ट टॉपिक है माउथ। माउथ में क्या काम होता है उनके उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो माउथ में होता है कि फर्स्ट ऑर्गन इन द डाइजेस्टिव सिस्टम, जहां पर हमारा डाइजेशन स्टार्ट होता है, एंड इट इज द कैविटी इन विच द टीथ एंड टंग एग्जिस्ट या पाए जाते हैं, एंड द सलाइवरी ग्लैंड्स आर ओपन, ये मैंने आपको पहले ही बताया था। द फंक्शन ऑफ द माउथ इज कटिंग एंड ग्राइंडिंग द फूड बाय द टीथ एंड इट डाइजेस्ट द स्टार्च इनटू द शुगर, यानी ये माउथ का काम है। अभी इसके बारे में देखिएगा, अभी इसमें माउथ में ऐसा क्या होता है वो भी मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि माउथ में ऐसा सलाइवरी ग्लैंड वगैरह होती हैं, वो भी आपको मैं बता दूंगा। टीथ है, टीथ क्या है पहले टीथ के बारे में समझिए। नंबर ऑफ टीथ इज 32 इन द एडल्ट, दे एग्जिस्ट इन टू जॉ, अपर एंड लोअर, एंड द दोनों जॉ में अगर हम डिवाइड करें तो मतलब 16 दांत ऊपर 16 दांत नीचे। उसके बाद एक और टॉपिक में आपको पढ़ाऊंगा एक्स्ट्रा है, जैसे फंक्शन ऑफ द 4 इंसिजर एंड 2 कैनाइन्स इज कटिंग एंड टीयरिंग द फूड इनटू स्मॉल पीसेस एंड 10 मोलर ग्राइंड द फूड टू मेक swallowing इजी, यानी ये इसको बोलस बनाते हैं। बोलस, माउथ में जब फूड होता है और च्यू कर लिया जाता है तो उसको बोलस के नाम से बुलाते हैं। मैं यहाँ पर जो है एक ही मिनट, यहाँ पर जो मैंने आपको बताया कि जो सलाइवा है, जो सलाइवा में जो एंजाइम होता है वो सलाइवरी अमाइलेज होता है। बेटा याद रखिएगा ये एक एंजाइम है, सलाइवरी अमाइलेज। अब आपके दिमाग में बात होगी मैंने एक एंजाइम वर्ड यूज किया, एंजाइम क्या होता है? एंजाइम कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं, आप समझिएगा, एंजाइम ऐसे केमिकल होते हैं जो किसी भी केमिकल्स को दूसरे केमिकल को ब्रेक करने का काम करते हैं, और उनकी मदद से फूड हमारा सिंपल फॉर्म में होता है। तो यहाँ पर जो स्टार्च है वो हमारा मतलब डाइजेस्ट होता है, और एक थोड़ा सिंपल, मतलब कंप्लीट सिंपल तो नहीं बनता है लेकिन थोड़ा छोटा हो जाता है, उसको माल्टोस कहते हैं। अच्छा, जो फूड पास होता है माउथ से उसका नाम बोलस होता है। बेटा ये याद रखना आप लोग, ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि बोलस किसको कहते हैं। तो मैस्टिकेटेड फूड जो है उसको हम बोलस के नाम से जानते हैं, मैस्टिकेटेड, चबाया हुआ खाना। अब ये कुछ एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा फॉर ओलंपियाड क्लासेस, या हम एक्स्ट्रा ओलंपियाड के लिए आपके लिए कुछ टॉपिक यहाँ पे रखा हुआ है मैंने, मैं इसमें ही आपको सब कुछ जानकारी दे रहा हूँ। ये कुछ मैंने लिख के दिया हुआ है, आप इसको ध्यान से समझना। ये क्या है जरा देखो, ये क्या बोलता है कि थीकोडॉन। थीकोडॉन का मतलब होता है बेटा कि दांत जो है, टीथ प्रेजेंट इन द बोनी सॉकेट। इसका मतलब ये हुआ जैसे कि ये एक ऐसा, ये है गम्स, और इन गम्स के बीच में हमने यहाँ पर टीथ को ऐसे फिक्स करके रखा हुआ है, इनके अंदर ऐसे यहाँ पर टीथ जो हैं ऐसे करके फिक्स हो गए हैं, बीच में है, ये गम्स के बीच में है, बोनी सॉकेट, यानी ये बोन्स के बीच में फिक्स कर दिए गए हैं, तो इसको बोनी सॉकेट कहते हैं। इसके बाद हेट्रोडोंट। हेट्रोडोंट ध्यान से सुनना, मैं पूछूंगा आप लोगों से क्लास होने के बाद। अभी हेट्रोडोंट का मतलब होता है कि जैसे हमारे सारे दांत अलग अलग हैं, एक जैसे नहीं है। जैसे आप देखेंगे पिराना मछली के जो टीथ होते हैं, सारे टीथ एक जैसे होते हैं, सेम टाइप के सारे टीथ होते हैं, पर हमारे तो ऐसे नहीं है। एक मतलब लंबे हैं, कुछ चपटे हैं, कुछ चौड़े हैं, तो सबके सब अलग अलग है और सबका काम अलग अलग है। उसके बाद डाइफोडोंट। डाइफोडोंट का मतलब टीथ कम्स 2 टाइम्स। ये मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट पैराग्राफ पढ़ा रहा हूँ, ये टोटली ओलंपियाड लेवल के लिए है। डाइफोडोंट का मतलब होता है जब दांत 2 बार आए लाइफ टाइम में, तो उसको बोलते हैं डाइफोडोंट कंडीशन। ह्यूमन हैव डाइफोडोंट कंडीशन, और ये ह्यूमन में तीनों कंडीशंस होती हैं। ह्यूमन हैव ऑल द 3 कंडीशन। ह्यूमन में ये तीनों कंडीशन होती हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में जो दांत हैं, मतलब जो माउथ में दांत हैं, उसमें बोनी सॉकेट में पाए जाते हैं। हेट्रोडोंट है, यानी कि सब अलग अलग हैं, और वो 2 बार आते हैं लाइफ टाइम में। तो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर तो हो गया होगा। अब टीथ के स्ट्रक्चर की बात करेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा, डेंटल फॉर्मूला, हाँ एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक, डेंटल फॉर्मूला, ये भी एक ओलंपियाड का टॉपिक है। मैं इसको भी ओलंपियाड के लिए रेफर करूंगा आपको। मैं जिन टॉपिक्स के ऊपर स्टार लगाता हूँ वो ओलंपियाड टॉपिक होंगे, ये आप याद रखिएगा। ये रेगुलर क्लास के टॉपिक नहीं है, अगर हो सकता है आपके स्कूल में पढ़ाए गए हो, लेकिन वो अगर नहीं भी पढ़ाए गए हैं तो आप इसको ओलंपियाड लेवल के लिए बिल्कुल प्रिपेयर करेंगे। क्या बोला जाएगा इसमें? डेंटल फॉर्मूला मतलब जो भी हमारे पास दांत हैं उनको आप एक सीक्वेंस में लिख के दिखाइए। तो आप क्या लिखेंगे? नीचे देखिए, नीचे नीचे सबसे नीचे देखिए,
डेंटल फॉर्मूला लिखा गया है आईसीपीएम अपॉन आईसीपीएम। आई मतलब इंसीजर, सी मतलब कैनाइन, पी मतलब प्रीमोलर और एम मतलब मोलर। तो ये सब ऊपर लिखा है 2 1 2 3, देखो ऊपर लिखा है और नीचे भी लिखा है 2 1 2 3, यानी कि अपर टीथ में पेयर में इंटू 2 करना पड़ेगा लास्ट में, इंटू 2, यानी कि इंसीजर दो दिखे, दो नहीं 4 होते हैं टोटल। क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि जो हमारी, मेरी कैमरे की तरफ ध्यान से देखिए, मेरी अगर आपको कैमरा दिख रहा हो तो मेरी जो बॉडी है अगर हम इसको डिवाइड करेंगे दो इक्वल हाफ में तो आइसोडायमेट्रिक बॉडी बोलते हैं इसको। हम लोग इसको बोलते हैं बाइलैटरल सिमेट्री। बाइलैटरल सिमेट्री यानी कि अगर हम अपनी बॉडी को डिवाइड करें तो बाइलैटरल यानी एक बॉडी साइज इधर निकलेगा, एक इधर निकलेगा। तो इस वजह से एक साइड का दिखाया जा रहा है आपको, ये टू इधर और टू इधर, यानी अपर जॉ में टोटल 4 इंसीजर हुए। अपर जॉ में टोटल 2 कैनाइंस, कैनाइंस मतलब नुकीले वाले दांत, प्रीमोलर, यानी अपर जॉ में टोटल 4 प्रीमोलर और टोटल 6 मोलर्स होंगे। तो अगर हम उसको इस तरीके से समझेंगे तो आईसीपीएम अपॉन आईसीपीएम आता है। ये बस इतना ही पूछा जाएगा आपसे। ऐसा भी कर सकते हैं कई ओलंपियाड एग्जाम में कि यहाँ पर क्या करेंगे, आईसीपीएम में से किसी एक की वैल्यू को हटा देंगे, यहाँ पर नहीं लिखेंगे कुछ भी और आपसे बोलेंगे फिल इन द ब्लैंक्स, भरो इसमें कितना आएगा। तब आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर ऊपर 2 लिखा है तो बेटा नीचे भी 2 ही आएगा। ऐसा नहीं है ऊपर 2 दांत है तो नीचे 2 दांत कम होंगे, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। तो याद रखना इस बात को। अच्छा, ये और बच्चों के लिए थोड़ा अलग होता है। बच्चों में ऐसा होता है जो मतलब आप लोगों के शायद अगर मिल्क टीथ गिर गए होंगे, वैसे आई होप गिर ही गए होंगे, 7 तक तो गिर ही जाते हैं। तो वो प्री मोलर्स जो है बचपन में नहीं होते हम सबके पास में, यानी कि जो मिल्क टीथ होते हैं उनमें मतलब प्री मोलर नहीं पाए जाते हैं, वो सिर्फ एडल्ट में पाए जाते हैं। तो उनकी काउंट भी कम होती है, चाइल्ड में 20 होती है और एडल्ट्स में 32 होती है। ये वजह है, याद रखना इस बात को। अच्छा, आगे बढ़ूंगा मैं, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आऊंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये डायग्राम आपको ड्रॉ करना हो तो आप करिए, इट इज डिपेंड ऑन योर विश कि अगर आपको ये डायग्राम लगता है कि हाँ मुझे ये हाई लेवल थोड़ा पढ़ना है तो आप पढ़िए, मतलब ये डायग्राम भी आपको नहीं करना है। तो आप अगर आप ये सोचेंगे कि करना क्या है मुझे, लिखना क्या है, सर तो इतना सारा पढ़ा रहे हो लिखना क्या है मुझे, आपको मैं लिखने के लिए क्या करूंगा, जैसे टीथ है तो आप ये टॉपिक तो लिख लेंगे पूरा पूरा, मैंने स्टार बता दिया, यहाँ स्टार लगा लेना, तो ये ओलंपियाड के लिए हो गया, ये नॉर्मल के लिए हो गया टीथ। अच्छा, माउथ के लिए नॉर्मल हो गया ये। अगर आपको सिर्फ स्कूल लेवल के लिए लिख के आना तो आप इतना ही लिख के खत्म कर देंगे, माउथ में यहाँ पर जो जो दिया गया बस इतना। और उसके बाद माउथ के आगे थोड़ा सा टीथ का टॉपिक पढ़ लिया, फिर टंग भी आएगा, इसके बाद थोड़ा सा वो पढ़ लिया। जहां मैं स्टार लगा दूं, याद रखना इस बात को, वो टॉपिक आपको नोट करना हो तो करिए। लेकिन आप देखिए, अगर आप स्कूल लेवल से आप ये पढ़ने आ रहे हैं तो आपको थोड़ा बहुत तो कुछ एक्स्ट्रा करना ही करना चाहिए, इसलिए ये आप कर रहे हैं। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक टीथ का डायग्राम है। जैसे कि मैं ये डायग्राम समझा रहा हूँ, बहुत आसान डायग्राम है। द अपर पार्ट जो हमें दिखाई देता है, याद रखिएगा, जैसे अगर हम दांत देखते हैं तो जो भी पार्ट आपको दिख रहा है वो क्राउन कहलाता है। और जो दांत गम्स और बोन के बीच में होता है, बोन आप कहोगे बोन कहाँ है, यहाँ पर बोन है बेटा, आप महसूस करिएगा, यहाँ पर जो आपका जो गम्स है उसके थोड़ा सा नीचे बोन्स पाई जाती है। देखो ये लाइन दिखना, या ध्यान से देखना, ये लाइन जो जा रही है ये बोन्स की लाइन है, ये लाइन जो जा रही है, और जो इसके ऊपर लाइन बना रहा हूं मैं, ये लाइन बना रहा हूं, ये गम्स की लाइन है। देखो यहाँ ध्यान से देखो, तो यहाँ पर जो आपका जो नेक पार्ट है वो गम्स और बोन के बीच का पार्ट कहलाता है, यानी थोड़ा सा पार्ट होता है वो, ठीक है। उसके बाद नीचे का पार्ट पूरा का पूरा रूट कहलाता है, नहीं पूरा बोन्स और वो पूरा नीचे का सब पार्ट जहां तक दांत अंदर धसा हुआ होता है। अच्छा, और अच्छा एक बात और भी है कि हर एक दांत की जो डेप्थ होती है, गहराई होती है, वो अलग अलग होती है। ऐसा जरूरी नहीं है कि सामने के भी दांत उतने ही गहरे होंगे जितने मोलर्स हैं आपके, ये आप याद रखिएगा। तो ये तो था इसका आउटर स्ट्रक्चर। अब पढ़ते हैं इसके इनर स्ट्रक्चर के बारे में। इनर में आउटर में सबसे ऊपर जो है इनेमल, मतलब जो सबसे ऊपर का जो पोर्शन होता है उसको इनेमल कहते हैं। सबसे हार्डेस्ट लेयर होती है पूरी बॉडी की, बोन से भी हार्ड होती है, याद रखना। इनेमल इज द स्ट्रॉन्गेस्ट थिंग फाउंड इन आवर बॉडी, याद रखिएगा इस बात को। डेंटाइन, द सेकेंड पार्ट ऑफ द टीथ, जो व्हाइट कलर का आपको दिखता है उसको डेंटाइन कहते हैं। और ये इसके बाद जो लाता है वो पल्प या पल्प कैविटी आता है। यहाँ पे पल्प कैविटी में सारी कंटेन ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स,
ये अंदर का होता है, नर्व्स वगैरह जो आपको दिख रही है, सेंसिटिव लेयर होता है। पेरियोडेंटल लिगामेंट, ये क्या होते हैं? यहाँ पर आपको जो ये दिख रहा है, ये सब बोन्स हैं, ये सब बोन्स हैं। एक मिनट बेटा, बोन्स है और ये टीथ है। अब टीथ और बोन के बीच में जो कनेक्शन होता है उसको पेरियोडेंटल लिगामेंट कहते हैं, और जो सबसे नीचे आता है उसको रूट कैनाल कहेंगे, यानी जो पाइप जैसा है, जो कैनाल के जैसा फॉर्मेशन करता है। देखिए, अब मैं आपको एक और नया टॉपिक पढ़ा रहा हूँ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा एक बच्चे ने कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट किसे कहते हैं। अभी जो हमारी हैबिट्स हैं, फूड हैबिट्स हैं, वो कैसी है उसके ऊपर डिपेंड करता है। रूट कैनाल कहते किसको है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले मैं ये बताता हूँ कि दांत में कैविटी कैसे आती है। वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कैविटी मतलब खाली गड्ढा होना या टूट जाना, तो वो कैसे होता है वो देखिए। देखिए, माउथ हमारा एक बहुत ही अच्छा जगह है जहां पर बैक्टीरिया ग्रोथ कर सकते हैं। अब बोलो ऐसा मैंने क्यों क्यों कहा? क्योंकि माउथ में लगातार एयर अंदर आती है। जब भी मुंह खोलते हैं तो हवा अंदर लेते हैं, या माउथ के कांटेक्ट में एयर जो है आती है। तो सलाइवा होता है, वो सलाइवा क्या करता है कि माउथ को क्लीन करता रहता है। टंग जो है माउथ को क्लीन करती रहेगी, लेकिन थोड़ा-थोड़ा क्लीन करती है वो, लेकिन बैक्टीरिया तो अंदर आ ही जाते हैं। तो अगर हम क्या करेंगे, हमने खाना खाया और ऐसा कुछ खाना खाया जो बहुत स्टिकी था, या जनरली जो फूड आप खाते भी हैं, कुछ भी आप खाते हैं, मोस्टली हम लोग आजकल जंक फूड ज़्यादा खा रहे हैं, जैसे जो बहुत स्टिकी होता है मैदा वाला, जैसे पफ हो गया, समोसे हो गए, मैगी हो गया, ये सब बहुत स्टिकी है। चॉकलेट हो गई, ये सब तो खैर और भी ज़्यादा स्टिकी है। तो वो क्या होता है कि ये यहाँ पर दाँतों के बीच में जो छोटे-छोटे से जो ये मतलब जैसे शेप होता है ना दाँत का, जो हमारे मोलर्स होते हैं उनके बीच में शेप होता है, वो ऐसे खड्डेदार होते हैं। शेप में थोड़ा-सा कहीं पर भी एक टुकड़ा चिपका रह गया, या ये हो सकता है कि वो टुकड़ा यहाँ पे चिपका रह गया, यहाँ पे, दाँत के और गम्स के बीच में चिपका रह गया। अब क्या होगा, जो बैक्टीरिया बाहर से जो अंदर आएँगे, वो बैक्टीरिया इनके साथ कॉन्टैक्ट में आएँगे। बैक्टीरियल कॉन्टैक्ट की वजह से ये जो बैक्टीरिया मतलब जो बाहर से अंदर आ रहा है, यहाँ पर उनके लिए आपने दावत दावत लगा दी बैक्टीरिया के लिए, आओ खाओ आके मेरे फूड को। तो वो रिएक्शन करेंगे आपके इसके साथ में और एसिड क्रिएट करते हैं। याद रखिएगा, एसिड क्रिएट होता है। एसिड क्रिएट होने की वजह से ये जो इनेमल की जो लेयर है वो धीरे धीरे क्या होने लगती है, डिग्रेड होने लगती है, यानी एनेमल की जो लेयर है वो कम होने लगती है। यहाँ से अगर यहाँ वाला है तो यहाँ से कम होगी, अगर यहाँ वाला है तो यहाँ से कम होगी, धीरे धीरे कम होती चली जाएगी, धीरे धीरे। अब ये आदत तो आपकी बन ही चुकी है। अब आप बोलोगे सर क्या एक ही बार में हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। पर जिस बच्चे की आदत नहीं है ठीक से ब्रश करने की, 2 बार ब्रश नहीं करते, रात में ब्रश नहीं करते, सोते समय ब्रश नहीं करते, या खाना खाने के बाद कुल्ला नहीं करते ठीक से, तो उनकी आदत बन चुकी है ना। तो अगली बार फिर से यहाँ पे कोई चीज स्टक हो जाएगी, ऊपर भी स्टेप हो जाएगी अगर जहाँ पर भी होगी, और वो कुल्ला भी जैसे आजकल लोग खा के सो जाते हैं डायरेक्ट जाके दोपहर में कौन ब्रश करता है? कोई नहीं करता है। और दोपहर भर पूरा वो जो फूड है वो चिपका रहेगा आपके फूड में, माउथ में। और उसके बाद ये है, मुझे ये टॉपिक कंप्लीट कर लेने दीजिए, एक्चुअल में बहुत टाइम कम बचा है, फिर मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये ब्रेक हो गया यहाँ पे, अब क्या होगा, धीरे धीरे ये डिग्रेड होना चला जाएगा, एसिड और बनेगा और ऐसे कम होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा। तो इनेमल जब यहाँ से देखो ये इनेमल खत्म हो गया, अब हम डेंटाइन तक पहुँच गए हैं। डेंटाइन तक पहुँच गए हम, यहाँ तक पहुँच गए, यानी वो बैक्टीरिया ने इसको डिग्रेड करते डेंटाइन तक पहुँच गया। लेकिन आदतें तो बदलती नहीं है, एक दिन में तो बदलेगी नहीं, और ये चीज़ एक दिन में भी नहीं होती है, इसको होने में बहुत टाइम लगता है। जैसे 3-4 साल लग जाते हैं कैविटी क्रिएट होने में, 3-4 साल। ऐसा नहीं है कि 15 दिन में कैविटी बन जाएगी, ऐसा नहीं होता बेटा। आपका ये होने में कम से कम 2 साल लगेगा, कैविटी क्रिएट होने में, कम से कम 2 साल। अब उसमें धीरे-धीरे ये ब्रेक होता जाएगा, और उसपे भी डिपेंड करता है कि अगर आपने ब्रश करना चालू कर दिया, तो ये खत्म भी हो जाएगा। मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है, मान लो आज मैं बता रहा हूँ, हो सकता है कुछ बच्चे आज से अच्छे से ब्रश करने लगे, हो सकता है कुछ बच्चे कुल्ला करने लगे, लिस्ट्रीन करने लगे, तो उनका माउथ और ज़्यादा क्लीन रहेगा, उन्हें ये कैविटी नहीं होंगी। आजकल तो छोटे-छोटे बच्चों को होने लगी कैविटी, मतलब कि 10th के बच्चों को रूट कैनाल ट्रीटमेंट कराना पड़ रहा है, इतनी छोटी उम्र में, सोचिए। तो क्यों? क्योंकि लापरवाही, ज़्यादा स्टिकी फूड हैबिट्स बहुत ज़्यादा चेंज हो गई हैं।
तो यहाँ पर क्या होगा, डेंटाइन भी खाली हो गया, मान लो ये और अंदर तक पहुंच गया कैविटी, बैक्टीरिया और अंदर तक पहुंच गए, यहाँ तक पहुंच गए। तो जब ये ऐसा कुछ हो जाता है तब आपको यहाँ पर ब्लैक ब्लैक सा दिखने लगता है, क्योंकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से ये जगह आपको काली काली दिखने लगेगी, या तो यहाँ पर या तो यहाँ पर, ऊपर या तो नीचे, जहां पर भी वो हुआ है वो नीचे तक पहुंच गया, अगर कैविटी यहाँ तक आ गई है तो धीरे धीरे यहाँ तक वो कैविटी काला कर देगी इसको। और जैसे ये भी डेंटाइन तक भी वो पहुंच गया तो क्या होगा, फिर वो पल्प शो होने लगेगा और भयानक झंझनाहट होगी, दर्द होगा। फिर क्या करेंगे, ये जब झंझनाहट दर्द बहुत तेज होने लगेगा, वो सेंसोडाइन गाइड जो दिखाते हैं, तो वो लोग क्या करेंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे। तो वो करते क्या है, डॉक्टर क्या करते हैं, मैं आपको जल्दी से बता रहा हूँ डॉक्टर करते क्या है। इतना दांत पहले ब्रेक करते हैं, पूरा हटा देंगे, अंदर जो पल्प है ये पूरा पल्प रिमूव करेंगे, उसके अंदर एक इंजेक्शन लगाते हैं, सेंसिटिविटी खत्म कर देते हैं, मतलब एकदम बेहोश हो जाएगा दांत आपका, उसको अंदर अंदर से सारे नर्व्स निकाल देंगे, ये पूरी नर्व्स निकाल देंगे, ये जितनी भी नर्व्स दिख रही है ना आपको, ये सब उसके अंदर छोटा छोटा ड्रिल होता है, छोटी सी ड्रिल मशीन होती है जिससे पूरा नर्व्स निकाल दी जाती है। यानी एक तरीके से कहा जाए तो दांत अंदर से खोखला हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, इसमें प्लास्टिक का एक अंदर एक ऐसा वो होता है जो भर देंगे, पूरा फिल कर देंगे, प्लास्टिक का ऐसा एक ट्यूब होता है, वो पूरा पूरा अंदर भर दिया जाएगा और उसके बाद उसको फिल कर देंगे। फिर आपको 3 सीटिंग में बुलाना पड़ेगा, 1 2 3। पहली बार में ये भरा जाएगा, दूसरी बार में ये दूसरा लेयर भरी जाएगी और तीसरी लेयर में क्राउन लगाया जाएगा। तो जाके ये हो जाएगा आपका रूट कैनाल